हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, कई बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर क्लास 10th में जो बहुपद जो हमारा चैप्टर है आप उसे पूरा पढ़ाइए। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि जो बहुपद वाला चैप्टर है हमारा कक्षा 10 में वो हम पूरा कवर करें एक ही वीडियो में। तो बहुपद से रिलेटेड जितने भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे बोर्ड परीक्षा में, मतलब बहुत बड़े प्रश्न नहीं बनते हैं, जो बनते हैं उन पर मैं आज डिटेल में बात करूंगा। बहुपद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके काम की चीज है, ठीक है। और एक एक प्रश्न जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं बोर्ड परीक्षा में उन सभी पर हम बात करेंगे। तो मैंने बोर्ड पे टॉपिक भी लिखा है, ये आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, बहुपद, ठीक है। अब हमने और बहुपदों की बात नहीं करनी है, जैसे हमने छोटी क्लासों में बहुत सारे बहुपदों के बारे में पढ़ा है, तो उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे जिस बहुपद पे जो हमारा टारगेट है क्लास 10th में, वो बहुपद है द्विघात बहुपद। हम सबसे पहले जिस बहुपद की बात करने वाले हैं वो बहुपद है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होते हैं जिसको हम बोलते हैं मानक रूप, तो द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। तो दोस्तों, इस द्विघात बहुपद में जहां पर हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 नजर आ रहा है, उसमें जो चर है, चर जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, चर, इसमें जो चर है वो एक्स है, एक ही चर है, चर केवल एक्स है, ये चर है। बाकी ए बी सी ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये अचर है। अचर जो होते हैं वो ए बी और सी होते हैं। इस बहुपद के जो ए बी सी है वो अचर है, एक्स केवल इसमें चर है, चर इसमें केवल एक्स है। तो चर की जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात, चर की जो अधिकतम घात है दोस्तों वो 2 है। चर की अधिकतम घात जो दिखाई दे रही है वो 2 है। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उस बहुपद को हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो इस बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है और चर केवल इसमें एक्स है और एक्स की जो अधिकतम पावर है वो 2 है, इसलिए ये जो बहुपद आपको नजर आ रहा है ये बहुपद है द्विघात बहुपद। पहली बात हमें ये समझना है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। अब ये तो नॉर्मल सा फॉर्म है इसका, अगर हम चाहें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम चाहें तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो चर है दोस्तों, इसमें जो चर है वो x है, इस बहुपद में जो चर है वो x है और x की जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात, तो चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो इससे ये क्लियर होता है कि ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। उसका जो चर वाला हिस्सा है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं वो x है और x की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। एक चीज और बनता है, वो होता है a b और c। इसमें ए बी सी को छांटना भी बहुत जरूरी है। ए बी सी क्या होते हैं? जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो इसका मतलब जो ए है वो 2 होना चाहिए। यहाँ एक्स के साथ बी है और यहाँ एक्स के साथ 4 है, तो बी बराबर हमारा होना चाहिए 4। इसका जो लास्ट वाला पद है जिसको हम अचर पद बोलते हैं लास्ट में, वो सी है और यहाँ पे 6 है, तो इसका अचर पद क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा ऐसा। तो इस प्रकार से हम किसी भी द्विघात समीकरण में ए बी और सी को आसानी से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह आना चाहिए कि हम ए बी सी को कैसे पहचानें। तो ए बी सी, इसकी तुलना इसके साथ कर दो, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो हमारा जो ए है वो 2 बन जाएगा। यहाँ x के साथ b है तो यहाँ x के साथ 4 है, तो b बराबर 4। यहाँ पे प्लस c है, यहाँ प्लस 6 है,
तो b बराबर क्या हो जाए, c बराबर 6 आ जाए। जैसे तो सबसे पहले द्विघात समीकरण में चर पद छांटना आना चाहिए, चर के बाद उसमें चर की जो अधिकतम पावर है वो छांटनी आनी चाहिए, उसके अलावा a b c क्या होते हैं वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और है इसमें, वो बात ये समझनी है हमें, सबसे पहले हमें आना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई किसे किया हुआ है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 है, हालांकि इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होना चाहिए वो उसको हम बोलेंगे a, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोल रहे हैं हमें। ऐसी x का गुणांक, x का गुणांक, अब x किसके साथ गुणा हुआ है, x जो है वो b के साथ गुणा हुआ है, x के साथ b गुणा है, इसका मतलब x का जो गुणांक होगा वो b होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो c होता है, c उसको बोलेंगे हम अचर पद, उसका नाम होता है दोस्तों अचर पद, और अचर पद को हमने दिखाना है c से, c हमारा अचर पद है, a हमारा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b जो है वो x का गुणांक है, और c जो है वो अचर पद है। अब इसकी तुलना, इस इक्वेशन की तुलना इसके साथ करेंगे तो जो हमारा a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो a है वो 2 है, b जो है वो x का गुणांक है, x का गुणांक तो 4 है, तो इधर हमने लिख देना है 4, अचर पद जो है वो c है और c की पोजीशन में है 6 है, तो ये आ जाएगा हमारा अचर पद 6 है ऐसे। तो सबसे पहले अचर पद क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होते हैं और x का गुणांक क्या होते हैं, ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद कहानी जो होती है वो बहुत ही सरल हो जाती है। तो इस बहुपद में जो सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग है वो कितना होगा, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला जो हमारी बुक ने दिए है वो दिया है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और बट्टे में है एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो किताब ने हमें दिया है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का जो योग होता है वो होता है माइनस, सबसे पहले माइनस, फिर एक्स का गुणांक, बट्टे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, अब जो हमने छांटा है अभी तक, हमने जो छांटा है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक हमने क्या छांटा है b, तो माइनस आएगा एक्स के गुणांक की जगह b, तो सबसे पहले माइनस b, उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, तो सूत्र क्या बन जाएगा, शून्यकों के योग का फॉर्मूला बनेगा माइनस b अपॉन a। दोस्तों हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, कहानी का सार ये है कि जो शून्यकों का योग है वो माइनस b अपॉन a है, ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस ये जो हमने छांटा था इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं अभी तक। दूसरी बात, जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल है किताब के हिसाब से चले तो उसने दिए हैं, सबसे पहले दिए हैं उसने अचर पद, सबसे पहले ऊपर में लिखना है अचर पद और बट्टे में लिख देने हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये एक सूत्र है जो हमारी किताब में दिखाया गया है, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जो अचर पद है दोस्तों, अचर पद तो c है हमारे पास, तो c और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो अभी से आप जो सूत्र बनेगा शून्यकों का गुणनफल का वो बनेगा c अपॉन a, क्या बन जाएगा c अपॉन a। ठीक है दोस्तों, तो हमने दो सूत्र निकाल दिए हैं। पहला जो सूत्र है वो है शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर b माइनस b अपॉन a। शून्यकों का तो जो गुणनफल है वो अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसे हमने c अपॉन a लिख दिए है।
तो इन दो सूत्रों से हम इस समीकरण में शून्यतों का योग निकाल सकते हैं। इस समीकरण में जो शून्यतों का योग होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी कितने है हमारे पास, बी 4 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा गुणांक 4 है, तो -4 अपॉन ए हमारे पास 2 है, तो ए की जगह 2 आ जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा 4 में, ऋण 2, तो इसके जो शून्यतों का योग है वो ऋण 2 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा है। इसके बाद हमें दिया है शून्यतों का गुणनफल। अब गुणनफल में सबसे पहले हमें लिखना है सी हमारे पास 6 है, 6 और बट्टे में ए, और ए है हमारे पास 2 अपॉन 2, 6 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो ये प्रश्न हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इस प्रश्न के हिसाब से जो शून्यतों का योग है वो -2 आना चाहिए, शून्यतों का जो गुणनफल है वो 3 आना चाहिए। ये तो चला हूं मैं सूत्र के अकॉर्डिंग कि अगर सूत्र होता है तो सूत्र से हम चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। परंतु हमें सूत्र मालूम नहीं रहता है, मान लीजिए बोर्ड परीक्षा का टेंशन इतना ज्यादा रहता है बच्चों के ऊपर में, इतनी ज्यादा घबराहट रहती है। मैंने अक्सर ये देखा है कि बच्चे 2 और 2 जोड़ के 5 लिख के आ जाते हैं। अब बच्चों के हिसाब से तो सारी चीजें सही है, उन्होंने 2 में 2 जोड़ा, और अगर वो 1000 बार भी जोड़ते हैं तो 1000 बार 2 में 2 जोड़ के 4 करेंगे वो, परंतु जब बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो 2 में 2 जोड़ के 5 हो जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है बच्चों के साथ। तो बच्चे जो लिख के आते हैं अपने हिसाब से तो वो सही ही है, परंतु जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है, वो केवल और केवल लिखा हुआ चेक करता है। तो इसलिए हम जो लिखेंगे उसमें जो है तनिक भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो एक और तरीका है, अगर हमें ये सूत्र याद नहीं रहते हैं तो एक और तरीका है हमारे पास। वो तरीका ये है कि हमें जो इक्वेशन दी हुई है, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 2x² + 4x + 6 = 0, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो इस इक्वेशन के हम सबसे पहले निकाल देंगे शून्यक। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। ठीक है, अब हम इसके शून्यक निकालते हैं तो क्या निकलेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 छक्का 12, 12 के 2 गुणनखंड ढूंढने हैं, जिनको गुणा करेंगे तो 12 आएगा और जोड़ने पर 4 आएगा, गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 4, ऐसा होना चाहिए। परंतु 12 की ऐसी कोई भी गुणनखंड नहीं है जिनको गुणा करके हम निकाल दें कितना 12 और जोड़ के निकाल दें 4, तो ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर माइनस होता तो रानी बन जाती, माइनस होने से रानी बन जाती, परंतु माइनस है नहीं हमारे पास है +4। ठीक है, तो अगर इससे नहीं होता है तो फिर इसकी एक और दवा है, वो दवा है कि हम क्या कर दें, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a कर दें। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज करते हैं, इस सूत्र में हम जाते हैं बाद में, ये बाद की कहानी है, तो हम इसमें न जाकर के थोड़ा सा सरल तरीके से सीखते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सरल तरीके से सिखाऊं। सबसे पहले तो सरल तरीका ये है कि जो +4 है उसको -4 कर लेते हैं, हम आसानी से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं उसके बाद। तो अब क्या करना है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 6 = 12, 2 छक्का 12, 12 के 2 गुणनखंड ये ठीक है। तो अगर मैं इसको -6 और +2 कर दूं तो मुझे -4 मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट मुझे यहाँ पे -4 चाहिए। तो -6 + 2 करने पर -4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -4 होगा तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 2x² -4x की जगह लिखना पड़ेगा -6x + 2x + 6 = 0, ऐसा हो सकता है। अब एक टर्म और हो सकता है, वो क्या हो सकता है, इसको और इसको एक साथ ले लें, इसको और इसको एक साथ ले लें, या इसे और इसे एक साथ ले लें, इसको अलग कर दें हम, तो ये बनेगा 2x² + 2x, ऐसा। इसका माइनस कर देते हैं अलग, तो अंदर बनेगा 6x + 6 = 0, ऐसा। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x को बाहर करने हैं, 2x बाहर हो जाएगा तो इधर बचेगा x + 1, यहाँ से 6 को बाहर कर दें तो यहाँ भी बचेगा x + 1 = 0।
तो x+1 दो बार है, एक बार लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 ऐसे। तो जब हम शून्य निकालेंगे तो शून्यतों के लिए या तो x+1 इक्वल टू 0 होता है या फिर 2x - 6 इज इक्वल टू 0 होता है ऐसे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू निकलेगा -1 या यहाँ से 2x इक्वल टू +6 और x इक्वल टू 6/2 x इक्वल टू हो जाएगा 3। x निकल जाएगा यहाँ से 3। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो शून्यक मिलते हैं शून्यक वो बराबर -1 और मिल जाते हैं 3। ठीक है, हमने दो शून्यक निकाल दिए हैं, वो है -1 और 3। तो यहां से अगर मैं शून्यकों का योग निकाल दूं, शून्यकों का योग, तो ये बराबर निकलेगा -1 + 3 यानी 2, और जो इनका गुणनफल होगा वो बराबर हो जाएगा 3 × -1, तो इक्वल टू होना चाहिए -3, इक्वल टू होना चाहिए -3। अब हम इस सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो जो शून्यकों का योग है, योग वो है दोस्तों -b/a, -b/a। अब b जो है -4 है, माइनस और माइनस मिलेगा तो +4/a, 2 है यहाँ पे, तो 2 का भाग 4 में लगा देते हैं, आ जाएगा 2। शून्यकों का योग 2 आए हैं और यहाँ भी 2 आए हैं। दूसरा, अगर हम गुणनफल निकालें तो गुणनफल बराबर क्या होते हैं c/a, c क्या है हमारे पास +6 है, c है कितना +6 है, और a है हमारे पास 2, तो 6 में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा हमारा 3। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल और योग दोनों ही आ रहे हैं बराबर। तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल हम कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न जो पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, वो प्रश्न आपकी बोर्ड पर है, बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ये प्रश्न है, आकृति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आकृति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ये बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, लगभग हर साल आते हैं ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में, और ये घबराने वाली भी कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन है। तो ये लॉलीपॉप कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं हम। सबसे पहले हम बनाते हैं एक्सिस। तो जब हम एक्सिस बनाते हैं तो ये वाली जो लाइन होती है, ये लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस, ये लाइन है एक्स एक्सिस, और जो ऊपर वाली लाइन है ऐसी जो, वो है वाई एक्सिस। तो हमारे पास दो एक्सिस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। अब हमने शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने शून्यक होंगे, ये निकालने हैं। तो इसका एक तरीका है, वो ये है कि जो भी हमारे पास ग्राफ है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद करता है। कोई भी ऐसा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो इसने क्या किया है, एक तो यहां पर प्रतिच्छेद किया है, एक यहां पर प्रतिच्छेद किया है, एक यहां पर प्रतिच्छेद किया है, एक यहां पर प्रतिच्छेद किया। मतलब इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को 1 2 3 4 टाइम, 4 बार प्रतिच्छेद किया है। तो इसमें जो शून्यक होंगे, तो इसकी जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या वो बराबर 4 हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी 4। तो कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, जितनी बार इंटरसेक्ट करता है, वो कहलाती है शून्यकों की संख्या। अब आते हैं इधर पहले वाले ग्राफ में। पहले वाले में देखें तो इसमें जो है एक बार इधर और एक बार इधर, 2 बार काट रखा है।
तो इसकी जो शून्यतों की संख्या होगी, इसके शून्यतों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 2, क्योंकि इसने 2 बार काटा है। इधर इसने कितनी बार प्रतिच्छेद किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसमें जो शून्यतों की संख्या है वो बराबर हो जाएगी 3, क्योंकि इसने 1, 2, 3 बार काटा है। अब इसने कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसमें जो शून्यतों की संख्या है वो बराबर हो जाएगी 5। तो इसमें शून्यतों की संख्या 5। अब इधर आते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये इंपो है, ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो ज्यादातर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। इसमें शून्यतों की संख्या कितनी है याद कीजिए। अब इसमें दिमाग लगाना है, इसने तो एक्स एक्सिस को काटा है, इसने भी प्रतिच्छेद किया है एक्स एक्सिस को, इसने भी प्रतिच्छेद किए हैं, इसने भी एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद किया है, परंतु इसमें इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो इसमें अगर प्रतिच्छेद ही नहीं किया है तो शून्यतों की संख्या, तो इसकी जो शून्यतों की संख्या होगी दोस्तों वो हो जाएगी 0। और 0 क्यों होगी? क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो दोस्तों इस चैप्टर से बहुपद से जो अक्सर पूछा जाता है तीसरा प्रश्न वो ये है, यदि शून्यत -3 और 4 है तो द्विघात बहुपद लिखिए। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं हमारी बोर्ड परीक्षा में। तो द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है वो है, इसे याद करना पड़ेगा, x² माइनस शून्यतों का योग, शून्यतों का योग इंटू x प्लस शून्यतों का गुणनफल। तो द्विघात बहुपद का सूत्र ये है, x² बराबर शून्यतों का योग इंटू x प्लस शून्यतों का गुणनफल। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं प्रश्न में। प्रश्न में हमारे पास 2 शून्यत हैं, तो हमारा जो बहुपद होगा, जो हमारा द्विघात बहुपद होगा वो होगा x²। सबसे पहले तो x² लिखना है माइनस शून्यतों का योग, जो भी शून्यत है उसको जोड़ देते हैं। शून्यत -3 और 4 है, तो -3 धन 4, ये तो शून्यतों का योग हो गया, इंटू एक्स है, जितना भी निकलेगा वो x के साथ मल्टीप्लाई, प्लस शून्यतों का गुणनफल, जो भी शून्यत है हमारे पास -3 और 4, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि वो शून्यतों का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है हमसे, शून्यतों का गुणनफल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? x² माइनस तो बाहर है, 4 में से 3 कट जाएगा, अंदर बचेगा 1, 4 में से 3 घटा के 8 इंटू एक्स है। अब आगे ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस बनेगा, 4 और 3 को गुणा कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ओवरऑल जो द्विघात बहुपद बनेगा वो बनेगा x², x और 1 को मल्टीप्लाई करके -x बनेगा -12। तो ये इतनी आसानी से हमें मिल जाता है आंसर, ठीक है। अब इसी का दूसरा फॉर्म आता है, दूसरा क्या बन जाता है इससे, उसने दिया होता है शून्यतों का योग, शून्यतों का जो योग है वो 2√3 है अगर ऐसा है, तथा जो गुणनफल है वो बराबर दे दिया उसने 1/3, ठीक है। अब ऊपर जो प्रश्न था उस प्रश्न में और नीचे वाले प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। ऊपर वाले प्रश्न में उसने शून्य दिए -3 और 4, ये शून्य थे, तो हमने शून्यतों का योग किया, दोनों को जोड़ा, यहाँ पे गुणनफल किया, दोनों को गुणा किया। अब इस नीचे वाले प्रश्न में उसने बोला है कि जो तुम्हारे पास द्विघात समीकरण है उसका योग ये है और उसका गुणनफल ये है, शून्यतों का गुणनफल ये है, तो द्विघात बहुपद क्या होगी? तो सूत्र है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद बराबर सबसे पहले x² लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद माइनस शून्यतों का योग ये है 2√3 और ये गुणा हो जाएगा x से, शून्यतों का योग इंटू x प्लस शून्यतों का गुणनफल, और गुणनफल की जगह आ जाएगा 1/√3 ऐसे।
तो इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 इसके साथ एक्स और प्लस आ जाएगा लास्ट में 1/√3। अब चाहे तो हमारा आंसर है, हम इसको आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यह आंसर है। अगर चाहो तो नीचे से 3 हटा सकते हैं, 3 हटाएंगे तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का गुणा कर दो इसके साथ, तो ये बनेगा 3x², 3 से ये भी गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6√3x ऐसा बनेगा। और 3 से जब इसको गुणा कर देंगे तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो खाली क्या बचेगा 1। तो चाहो तो आंसर ये भी है। तो इस प्रकार से भी जो है हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी बहुपद से आने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला जो प्रकार है बहुपद से जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न है x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम शून्यतों के लिए, शून्यतों के लिए ये जो भी द्विघात समीकरण दी है हमें x² माइनस 3 उसको दिखा देते हैं 0। तो शून्यतों के लिए x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी -3 है, इसको इस तरफ ले चलते हैं, तो x² इज इक्वल टू उधर जाके बन जाएगा +3, -3 उधर शिफ्ट होने पर +3, स्क्वायर उसको दे देते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर जाके बनेगा अंडर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, इधर पे आ जाएगा प्लस माइनस। तो इसके जो शून्य होंगे वो बराबर या तो -√3 होना चाहिए या फिर +√3। तो इसके शून्य हैं -√3 और +√3। एक ये प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में, और बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है हमारे पास है 4u² माइनस 24 के शून्य, 24u के शून्य। अगला प्रश्न है 4u² माइनस 24u के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, यह अगला प्रश्न है। तो सेम यही लाइन यहां पर भी लिखनी है, इसमें भी वही लिखेंगे हम शून्यतों के लिए, शून्यतों के लिए जो हमारे पास 4u² माइनस 24u है इसको दिखा देना है 0। ठीक है दोस्तों, जैसे इसको शून्य दिखाया वैसे ये शून्य हो जाएगा यहाँ पे, तो इधर आ जाएगा 4u², ये माइनस इस तरफ जाने पर बन जाएगा +24u। तो u से u² को काट सकते हैं हम यहाँ पे, तो इधर बचा 4u बराबर 24, तो u बराबर हो जाएगा 24/4, 4 से 24 को डिवाइड करने पर u आ जाएगा 6। तो इस प्रश्न का आंसर होता है 6। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के भी प्रश्न बहुपद से पूछे जाते हैं। तो जो भी इस टाइप के प्रश्न है उन्हें सॉल्व कीजिए। इसी तरह जो अगला टाइप पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में वो है यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यतों का गुणनफल 6 है, शून्यतों का गुणनफल 6 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास जो बहुपद है, हमारे पास जो बहुपद है वो है ax² माइनस 6x माइनस 6, ये हमारे पास बहुपद है। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले शून्यतों के गुणनफल का सूत्र सीखा था, शून्यतों का गुणनफल। तो दोस्तों शून्यतों का जो गुणनफल होता है उसे याद कीजिए, वो था हमारे पास C/A। शून्यतों का जो हमने गुणनफल का सूत्र सीखा था वो था C/A। अब C जो है वो अचर पद है, तो इसका अचर पद -6 है, ऊपर में आ जाएगा -6/A, x² का गुणनफल a, तो a है तो a लिखना पड़ेगा हमें। ऊपर में तो -6 हो गया क्योंकि अचर पद जो था वो ये था -6 है और इसके साथ a है। लेकिन प्रश्न ने कुछ और ही दिया है। तो प्रश्नानुसार जो हमारा है -6/A ये बराबर होना चाहिए -6/A, ये बराबर होना चाहिए प्रश्न के गुणनफल के बराबर।
प्रश्न ने 6 दिया है तो ये बराबर आ जाएगा 6 ऐसे। ए को उस तरफ ले चलते हैं तो हमें मिलेगा -6 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। यहाँ पे इसको ऐसा लिखते हैं 6 इंटू ए बराबर -6। ए 6 को इधर ले चलते हैं तो इधर जाके बन जाएगा -6/6। 6 से 6 को डिवाइड कर देते हैं तो ए बराबर आ जाएगा -1। तो इसका 8 प्रश्न इस टाइप से भी आता है। शून्यतों का योग उसने दे दिया है 6, ठीक है। अगर योग की जगह अगर गुणनफल की जगह योग होता तब भी मतलब ऐसा भी आ सकता है प्रश्न। हमें दिया है योग बराबर है 6 से, ठीक है दोस्तों। योग 6 से है तो शून्यतों का योग ये बराबर हमने किया था -b/a। तो फॉर्मूला -b/a था तो इसके हिसाब से, इस सूत्र के हिसाब से -b x के साथ -6 है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा +6/a। ये तो a ही है, जैसे इसमें a था वैसे इसमें भी a रहेगा। बस चेंज क्या होगा, चेंज है प्रश्न अनुसार जो इधर गुणनफल 6 दिया था यहाँ पे योग 6 दिया है तो जो हमारा 6/a है वो इक्वल टू 6 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, इन दोनों को आपस में अदला बदली कर देते हैं। ऐसा चल सकते हैं 6 इसकी जगह 6 की जगह, तो वहां से a बराबर निकलेगा 6/, ये इधर आ जाएगा ये इधर चला जाएगा। 6 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे अंतर क्या है, यहाँ +1 आए हैं और यहाँ -1 आए हैं। तो एक टाइप का प्रश्न इस प्रकार से भी आता है बोर्ड परीक्षा में, तो इसे भी कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ चुनिंदा प्रश्न थे जो बहुपद वाला चैप्टर है हमारा कक्षा 10 में। बहुपद वाले चैप्टर से हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चनों को छांटे इसमें से। तो कुछ प्रश्न जो छांटे मैंने अपने तरीके से, ऐसे ही आप लोग इस बहुपद वाले चैप्टर में ढेर सारे प्रश्नों को कीजिए ताकि आने वाले परीक्षाओं में बहुपद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप आसानी से सीख सकें। और ऐसी और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा प्रश्नों को सीखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी व्यथा हमें बताएं जरूर, और हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पूरा चैप्टर एक ही दिन सॉल्व हो और आपकी तैयारी में कोई भी कसर न रहे। धन्यवाद।